कि भारत में ये सारी चीजें। तो भारत में धीरे धीरे एक नया सिस्टम विकसित हुआ जिसे हम कहते हैं सामंतवाद। सामंतवाद वाली व्यवस्था भारत में आई। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि भाई ये सामंतवाद है क्या, और इस सामंतवाद का विकास कैसे हुआ भारत में। अगली बात, इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर होंगे जो इसकी बातें होंगी, और उसके बाद इसका प्रभाव भारत के ऊपर। प्रभाव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो गुप्तोत्तर काल के बाद धीरे धीरे भारत में राजा की जो शक्ति थी काफी कमजोर हो गई, और कमजोर होने का कारण था इस सामंतवाद का विकास होना। और मौर्य काल से ही जब लोहा मिला, तो जो एक तरीके से जमीन जो थी उसकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ गई, और इस जमीन से ही भू राजस्व मिलता था राजा को। अब हर राजा चाहता है कि उसके पास ज्यादा क्षेत्र हो, इसलिए भारत में एक नई व्यवस्था विकसित होती है कि भाई जिसके पास जमीन है वो एक तरीके से सामंतवाद या एक तरीके से जमींदार है। और इस सामंत के भी अपने सपने थे। एक तो जो जमीन दान में जैसे ब्राह्मण को मिलती थी, ये थी जमीन, और ये ब्राह्मण भी सामंत बनने लग गया। साथ में जो लोग प्रशासनिक अधिकारी थे या क्षत्रिय थे, उनको जो वेतन मिलता था, कई बार कुछ वेतन नगद में और कुछ वेतन इस भूमि के रूप में मिलता था, तो ये भी सामंत बनने लगे, इनके पास भी जमीन हो गई। और धीरे धीरे क्या हुआ, पहले तो राजा से ये जमीन गई कुछ सामंत के पास, कुछ लोगों के पास। तो इसे हम कहते हैं ऊपर से सामंतवाद। भाई राजा ने अपनी जमीन किसी को दी, तो भैया ये सामंत भी छोटा मोटा राजा बन गया, क्योंकि इसके पास जमीन है, भूमि है। और जब भूमि दान में दे दी तो इसका मतलब उसका राजस्व, वहां के लोग, वहां का प्रशासन सब इसके अधिकार है। दूसरा क्या हुआ, अब जो सामंत हैं वो खुद भूमि दान में दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि समाज में रेस्पेक्ट बढ़ती है कि भाई ये कितना महान सामंत है, कितना महान राजा है। इसे हम कहते हैं उप सामंतीकरण, कि भाई सामंत भी दूसरे सामंत को भूमि दे रहा है। तो ऐसे भारत में विकास चला कि भाई पहले तो राजा ने दी, फिर उसके बाद राजा के बाद सामंतों ने छोटे छोटे सामंत को दी जमीन है। तो अब भारत का जो क्षेत्र है वो कई भागों में बंट चुका है, अलग अलग जगह अलग अलग सामंत, इनके पास अलग अलग जमीन के टुकड़े, अलग अलग नीतियां, अलग अलग सोच। राजा है जरूर कि भाई हाँ उसकी जमीन है, लेकिन अब जमीन विभाजित हो चुकी है, छोटे छोटे भागों में जमीन विभाजित हो चुकी है। इससे नुकसान ये हुआ कि अब राजा को राजस्व कम मिलने लगा, क्योंकि अब ये सामंत भी तो अपने लिए पैसा वसूलेंगे, इनका भी खर्च है, इनके पास अपना ध्वज है, इनके पास अपनी सेना है। और साथ में ये सामंत लोग आपस में भी लड़ने लगे, इनको लड़ रहा है कि मैं बड़ा, तू बड़ा। कोई केंद्रीकृत
व्यवस्था नहीं है, भारत में विकेंद्रीकृत व्यवस्था सामने आई, इसलिए शक्ति का विभाजन भी हुआ। धीरे धीरे शक्ति कुछ दूसरे लोगों के हाथ में चली गई। तो ये हमने जाना कि सामंतवाद है क्या, कैसे भारत में परंपरा विकसित हुई। अगली बात आती है इसका विकास कैसे हुआ। तो विकास इसका जुड़ा हुआ है भूमि से, और इसके विकास की शुरुआत मौर्योत्तर काल से हो जाती है, क्योंकि मौर्य काल में भूमि की बात हुई लेकिन अभी दान में नहीं दिया गया, क्योंकि मौर्य काल में अभी मंदिर नहीं बने। मौर्य काल के बाद मंदिर बनना स्टार्ट होंगे, और जब मंदिर बनना स्टार्ट होंगे तो दान में भूमि भी जाएगी, और फिर उस मंदिर के लिए कुछ खर्चा भी चाहिए तो आसपास के गांव भी दिए जाएंगे, और फिर वहां का जो ब्राह्मण या पुजारी है वो एक तरीके से खुद सामंत बन जाएगा, खुद एक छोटा मोटा राजा बन जाएगा। क्योंकि शुरुआत में तो सिर्फ भूमि दान से शुरुआत हुई कि भाई ठीक है तुम्हें भूमि दान में दी जा रही है, इस भूमि को ले लो, उपयोग करो। लेकिन धीरे धीरे ये सामंत राजस्व के साथ साथ वहां के लोगों से भी बातचीत करने लगा। वहां के लोगों को लगा यही है हमारा राजा, क्यों? क्योंकि यही सारी चीजें करता है। तो मौर्योत्तर काल के बाद जब मंदिर बने तो भूमि दान की प्रथा ज्यादा चली, और भूमि दान जब ज्यादा मिला उसकी वजह से कहीं ना कहीं राजा जो थे या सामंत जो थे वो राजस्व प्राप्त करने लगे। तो सामंत को राजस्व मिल रहा है, सामंत के पास काफी पैसा है और वो उस पैसे का उपयोग भी कर पा रहा है, और राजा ने भूमि दान में दी, और भूमि दान में दी तो उसके बाद उस पर राजस्व का अधिकार भी उसका हो गया जिसको भूमि दान में मिली, मतलब ब्राह्मण का। ब्राह्मण के पास राजस्व अधिकार भी है, वो वहां से वसूली कर सकता है, कर ले सकता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, गुप्त काल जब आया, गुप्त काल में जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको भी भूमि दी जाने लगी। तो यहाँ पे राजस्व अधिकार तो इन लोगों ने ही दे दिया था कि भैया तुम्हें जो भी कर वसूल करना है वो करो, कर वसूल करते थे। फिर गुप्त काल में प्रशासनिक अधिकार भी मिला, और प्रशासन जब मिला तो इसका मतलब आप लोगों के पास बल भी आ गया, आप अपनी सेना खड़ी कर सकते हो और वहां के लोगों को कंट्रोल कर सकते हो। और फिर जैसे आपका मन कर रहा है, भूमि को बेचना है, खरीदना है, खेती करनी है, व्यापार करना है, वो उसके ऊपर आप निर्भर, तो आप जैसे चाहो उसका उपयोग कर सकते हो। ये सारी चीजें गुप्त काल में होने लगी, और गुप्तोत्तर काल में चीजें और आगे बढ़ी। इसमें राजस्व अधिकार तो है ही, साथ में प्रशासन का अधिकार भी है ही, और भूमि बेचने का अधिकार भी है ही। इसके अलावा जो वहां के निवासी थे उन पर भी अधिकार, क्योंकि राजा कमजोर हो रहा है तो वहां के जो निवासी थे उन पर भी अधिकार हो गया। और निवासी कौन होते थे, या तो किसान होगा या कोई शिल्पी व्यापारी होगा। अब ये जो निवासी थे स्थानीय, इन्होंने अपना राजा इस सामंत को ही मान लिया। अब एक तरीके से चैन बन गई, राजा है, राजा के नीचे बहुत सारे सामंत हैं, और सामंत के द्वारा प्रजा से मिलन हो रहा है। अब प्रजा को जो भी काम करवाना है सामंत को बोलते हैं कि भैया हमारी नाली साफ करवा दो, करवा दे। राजा से कोई लेना देना ही नहीं, और ये सामंत कर देता है राजा को, लेकिन साथ में इतना वसूलता है कि अपना भी हिस्सा बच जाए।
इसलिए राजा की जो शक्ति थी धीरे धीरे कम हुई और उसके बाद इन सामंत की जो शक्ति थी वो मजबूत हुई। इसलिए बोला जाता है कि मध्यकाल के आने से पहले भारत में एक ऐसी स्थिति बन गई कि भारत अलग अलग खंडों में विभाजित हो गया और पूरे देश में ये सारी चीजें दिखी, सिर्फ पंजाब को छोड़कर। पंजाब में ऐसा नहीं था क्योंकि अभी वहां पर भी राजा रूल थे। पंजाब को छोड़कर भारत के सारे हिस्से में सामंतवादी व्यवस्था देखी और जब इस सामंत के पास इतने सारे अधिकार हो गए, अपना ध्वज रखेगा, अपनी सेना रखेगा, तो इसको लालच भी बढ़ेगा, विस्तार की नीति अपनाएगा और जब विस्तार की नीति वो अपनाएगा तो ये सामंतवादी लोग अपनी सेना भी रखेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि इनका विकास हो गया। अब विकास के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां जो ये लोग करेंगे या जिन्हें हम कहते हैं इनकी विशेषताएं। भाई क्या विशेषता है इस माल में? तो इनकी विशेषताओं की अगर बात करें तो इस समय कुछ नई चीजें भारत में दिखती हैं। जैसे अब ये सामंत लोग शिकार करेंगे, साथ में घूमने भी जाएंगे, साथ में अपनी सेना भी खड़ी करेंगे और अब ये सामंत विशेषता की पहली बात करें, भूमि का मालिक हो गया है, का मालिक। और भूमि का मालिक होने की वजह से वहां की प्रजा भी इसकी, मतलब प्रजा का भी मालिक ये, भूमि का भी मालिक ये। और जो लोग प्यार से राजस्व दे देते हैं उनसे प्यार से वसूलता है और जो लोग नहीं देते उनसे बल से वसूलता है। तो अब एक तरीके से जो काम पहले राजा करता था वो सारे काम सामंत कर रहे हैं। राजा से कोई लेना देना नहीं है, राजा बस बोलता है मुझे टाइम पे मेरा पैसा दे दो। और ये अपने आप को थोड़ा ताकतवर दिखाने के लिए धर्म एवं कानून का सहारा लेने लगे। ब्राह्मण को दान में देते थे लेकिन उससे बोलते थे बोलो कि हम लोग भगवान के वंशज हैं। तो दान मिलता था ब्राह्मण को, लेकिन ब्राह्मण भी इनको कुछ देता था, जनता में इज्जत, कि हाँ भाई ये लोग बहुत बड़े वंशज वाली फैमिली से, इनके पास बहुत सारा अधिकार है, बहुत सम्मान है, भगवान ने इन्हें चुना है। और जब लगता था कि भाई इनकी बातों से काम नहीं चल रहा है तो किसी को डराते थे, धमकाते थे कि तुम हमारे खिलाफ आवाज उठाओगे। तो कुछ लठैत लोग, सेना लोग एक तरीके से धमकाने का काम करते थे। साथ में जो इनका करेंसी होता था, अर्थव्यवस्था थी, उसमें जो सिक्के निकलवाते थे उन सिक्कों पर राजा का नाम, जो इनका राजा था वो लिखवाते थे, तिथि लिखवाते थे, कई बार अपना फोटो भी छपवाते थे। तो मतलब इनके पास अपने अलग सिक्के हैं, अलग इनकी अर्थव्यवस्था है। तो ये राजा पर ज्यादा निर्भर नहीं है। लेकिन कई बार राजा से ज्यादा दोस्ती करने के लिए अपनी पुत्री की जो शादी है, विवाह, वो राजा की परिवार में करते थे। उससे क्या होगा, संबंध बन जाएंगे। लेकिन ऐसा करना कंपलसरी नहीं था, लेकिन अगर ऐसा कोई सामंत करता है तो राजा जी का ज्यादा चहेता रहेगा, राजा जी उसको और अधिकार देंगे। और जब युद्ध होता था तो युद्ध के समय ये राजा को अपनी सेना देते। राजा के पास अब अपनी सेना नहीं थी, इन्हीं सामंत से सेना लेता था। और साथ में ये लोग राजा को समय समय पे उपहार देते रहते थे। ये लीजिए राजा जी, आम हुआ इस बार, आम खाइए। ये लीजिए हम लोग आपके लिए राजस्व लेके आए, राजस्व लीजिए। और साथ में ये लोग अपनी खुद की सेना, अपना खुद का ध्वज, अपनी साम्राज्य, ये सारी चीजें अलग करने लगे। अब ये नहीं कि राजा का जो ध्वज है वो ही मानेंगे, और अपनी मुद्रा तो जारी करते ही थे। इससे धीरे धीरे इनको तो फायदा हुआ लेकिन राजा को नुकसान।
राजा को नुकसान ये हुआ, अब इतनी अलग अलग तरह की सेना मिली और ये सामंत आपस में ही लड़ते रहते थे। तो अब सेना जब पहले खुद आपस में लड़ती थी, अब ये बोल रहे हैं चलो अब हमारा दुश्मन एक है, लड़ो। तो इतनी जल्दी कोऑर्डिनेशन थोड़ी ना होता है, कोई सेनापति भी बनेगा, उसको भी बनाना है। इसलिए राजा की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे इन सामंतों के पास चली गई। और अगली बात आती है इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसका पॉजिटिव प्रभाव क्या पड़ा, सकारात्मक और नकारात्मक क्या हुआ। देखो सकारात्मक की बात करें तो विकेंद्रीकरण होना अच्छी बात है, मतलब शक्ति का विभाजन होना अच्छी बात है कि लोगों के पास भी शक्ति पहुंचे, जैसे अभी हम करते हैं। हमारे देश में केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, फिर पंचायत है, तो हम लोग शक्तियों का विभाजन करते हैं। तो ऐसे ही सकारात्मक ये था कि भाई शक्तियों का विभाजन हुआ, और जब शक्ति का विभाजन हुआ तो लोगों को राजा से बात करने की जरूरत नहीं है, वो लोग सामंत से ही अपना काम करवा लेते हैं। जैसे अभी अगर किसी को गांव में अपनी कोई चीज रखनी हो तो प्रधान से काम करवा लेता है, उसे प्रधानमंत्री से मिलने की जरूरत नहीं। तो वो प्रधानमंत्री से ज्यादा अपने प्रधान से अटैच, और हर जगह प्रधानमंत्री जा भी नहीं सकता, ऐसे ही हर जगह राजा तो जा नहीं सकता, लेकिन ये सामंत तो बहुत सारे हैं, ये लोग जा सकते हैं। तो फायदा ये हुआ कि जब ये लोग जाते थे तो जनता के साथ इनका संबंध बना, और इससे कहीं ना कहीं शांति आई, क्योंकि जनता को लगा कि भाई हमारी सुनने वाला एक है, राजा ने इस सामंत को बनाया है। साथ में जब भूमि दान की प्रथा हुई तो जिसको भी भूमि दान मिलता था वो उस पर अपनी खेती करता था, तो कृषि का विस्तार हुआ, और कृषि का विस्तार मतलब अर्थव्यवस्था का विस्तार, ये भी इसका फायदा हुआ। साथ में ये जो सामंत लोग थे, इन्होंने अपने दरबार में कलाकारों को रखा, चित्रकारों को रखा, भजन ध्यान करने वालों को रखा, इन सबको मौका मिला। तो कलाकार चाहे संगीत की दुनिया का हो या फिर शिल्प की दुनिया का हो, उनको भी रोजगार मिला। पहले सिर्फ एक रोजगार होता था राजा के यहाँ, राजा के यहाँ हर किसी के यहाँ जाना नहीं। से अभी एक ही रोजगार मान लो सिर्फ प्रधानमंत्री होता, तो प्रधानमंत्री के साथ जो कैबिनेट में काम करते वो ही सिर्फ बन पाते, लेकिन अभी प्रधान भी है, मुख्यमंत्री भी है, इनके साथ भी काम कर सकते हैं। तो लोगों को भी रोजगार मिलेगा और साथ में मौका मिलेगा, तो लोगों को काफी अवसर मिला, और इससे क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति उसको भी लाभ हुआ। क्षेत्रीय भाषा संस्कृति इसका भी विकास हुआ। तो ये इसके कुछ पॉजिटिव रहे। अब बात करें नेगेटिव की कि भाई क्या नकारात्मक रहा। नकारात्मक ये रहा, अब राजा शक्तिशाली नहीं रहा, और राजा शक्तिशाली नहीं रहा इसलिए बाहर से जितने भी लोग आए उन लोगों ने बड़ी आसानी से राजा को हरा दिया। शक्तिशाली नहीं, और विदेशी लोग आकर भारत पर नियंत्रण कर लिया, जैसे दिल्ली सल्तनत, मोहम्मद गौरी आएगा, गजनी आएगा, ये भारत से बहुत सारी चीजें लूट के लेके जाएंगे, और उसका कारण होगा ये सामंती व्यवस्था, क्योंकि राजा के पास शक्ति नहीं है। दूसरा, बहुरंगी सेना का विकास। राजा अगर युद्ध लड़ता भी है तो सेना में आपस में समझदारी नहीं है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, और इनमें आपस में ही तनाव होता रहता है कि मैं उस सामंत का, तुम उस सामंत के, हमारी जोड़ी नहीं बनी। इससे भी कहीं ना कहीं दिक्कत हुई, और साथ में जो देश का अलग अलग भूखंड में बंटना हुआ उससे व्यापार में भी दिक्कत हुई।
क्योंकि अब हर सामंत से परमिशन लेनी है। पहले तो होता था कि राजा ने एक बार बोल दिया तो पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी जा सकता है कोई, लेकिन अब सामंत से परमिशन लेनी है। और हो सकता है किसी सामंत की दूसरे सामंत से ना बनती हो और वो उसे अनुमति ना दे, बोले नहीं आप लोग नहीं आ सकते। तो व्यापार में भी कमी आई और उसका कारण संचार में रुकावट आई, परिवहन में दिक्कत आई, अलग अलग सामंतों के क्षेत्र से गुजरना पड़ता था। ये सारी चीजें इसकी कमी थी। और साथ में जब राजा नहीं बचा तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो नगर थे उनका पतन हुआ। सामंतों के यहाँ छोटे छोटे नगर विकसित हुए, लेकिन बड़े बड़े नगर थे उज्जैन, पाटलिपुत्र, इन सब का पतन हुआ क्योंकि अब राजा के पास शक्ति नहीं, राजा के पास संसाधन भी नहीं। तो ये सारी चीजें नेगेटिव रही और इसी का परिणाम हुआ कि बाहर से कुछ लोग आए और हमारे देश पर नियंत्रण किया। तो ये सारी कंडीशन मध्यकाल में भारत में बनी और अब भारत एक काफी ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र है जहां पे कोई भी आके आराम से शासन कर सकता है। तो बस इसी का फायदा मोहम्मद गौरी ने उठाया। मोहम्मद गौरी भारत आया और मोहम्मद गौरी ने भारत आके युद्ध किया। पहले उसने लगा कि भाई संसाधन यहां से लेके जाऊंगा, फिर उसको लगा संसाधन क्यों लेना, जब कोई नेता है ही नहीं क्यों ना हम ही नियंत्रण कर लें। तो मध्यकाल में मॉडर्न हिस्ट्री में पहला जो फेज है वो है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक रूल करे। और इस दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे जो परिवार हैं वो सामने आएंगे। पहला जो परिवार है वो है दास। ये सब लोग मोहम्मद गौरी के दास हैं। मोहम्मद गौरी जो भारत को जीतेगा और इसका पृथ्वीराज चौहान से युद्ध होगा, जो पश्चिमी राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र पर नियंत्रण कर रहा है। कई बार मोहम्मद गौरी हारेगा, उसके बाद जीतेगा और फिर उसके बाद दिल्ली, लाहौर इस वाले क्षेत्र में नियंत्रण करेगा। और मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं है, इसलिए कुछ दास हैं, उन दासों को ही अपनी शक्ति देके जाएगा, बोलेगा बेटा इसे संभाल लो। तो पहला जो परिवार एक तरीके से आएगा दास। और दास में जो राजा रहेंगे उनमें पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाएगा और ये 1206 से लेकर 10 तक रूल करेगा। और ये मोहम्मद गौरी का दास है। ये अपने आप को राजा भी नहीं बोलेगा, बड़े प्यार से एक तरीके से बोलेगा, सबके साथ प्यार से रहेगा। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत का जो अंत करेगा वो करेगा बाबर। और बाबर दिल्ली सल्तनत को पहले पानीपत युद्ध में हराएगा, लोधी वंश को। तो मुगल साम्राज्य की जो नींव पड़ी वो पड़ी 1526। और 1526 से लेकर जब तक अंग्रेज हमें नहीं हराएंगे 1857 मुगल काल रहेगा। और सबसे पहला इनका राजा बाबर। बाबर ही दिल्ली सल्तनत के आखिरी वंश लोधी वंश को हराएगा। लोधी वंश को हरा के बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करेगा। तो ऐसे दो फेज आते हैं मध्यकाल। अब सबसे पहली बात आती है कि भाई ठीक है ये दो फेज आ गए, लेकिन इनके बारे में जानकारी कहां से मिलती है, स्रोत क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, भाई इस दिल्ली सल्तनत का स्रोत क्या है, फिर उसके बाद हम मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत के
कुछ स्रोत, कुछ लेखक जो हमें कुछ बातें बताते हैं। जैसे पहली जो पुस्तक है चचनामा, चचनामा, ये पुस्तक बताती है कि भाई अरब लोगों ने सिंध के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। अरब ने सिंध पर, सिंध मतलब भारत का क्षेत्र, लाहौर वाला, सिंधु घाटी नदी वाला सिंध क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, विजय प्राप्त की। ये हमें चचनामा में पता चलता है। और चचनामा किसने लिखी इसके बारे में हमें नहीं पता चलता, कोई राइटर मिला ही नहीं। बस इसने इतना जरूर बताया कि भाई हाँ अरब लोग आए, उन्होंने सिंध वाले लोगों को हराया और उन्होंने यहाँ पर अपना साम्राज्य बनाया। ऐसे ही एक और बुक किताबुल हिंद, किताबुल हिंद, इन पुस्तक के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, भाई दिल्ली सल्तनत में कौन सी पुस्तक थी जिसमें हमें पता चलता है कि दिल्ली सल्तनत कैसी थी। किताबुल हिंद, जिसको लिखेगा एक राइटर अल बरूनी, काफी फेमस राइटर अल बरूनी। इसमें भारत के बारे में बताया गया है, भारत का भूगोल कैसा है, भारत का समाज कैसा है, क्योंकि किसी को भी अगर राजा बनना है तो पहले पता तो हो भारत कैसा है। इसलिए किताबुल हिंद में भारत की प्रकृति, भारत के लोग, इनके बारे में जिक्र है। इसके अलावा एक और बुक सियासतनामा, सतनामा, इस बुक को जो लिखेंगे वो है निजामुल मुल्क तुसी, निजामुल मुल्क तुसी, ये इस पुस्तक को लिखेंगे। और इसमें दिल्ली सल्तनत की प्रशासन की एक यूनिट इक्ता व्यवस्था का जिक्र मिलेगा। इक्ता व्यवस्था, इक्ता मतलब जमीन, मतलब प्रशासनिक अधिकारियों को कुछ भू राजस्व दान में दिया जाता था कि भैया ठीक है तुम लोग प्रशासनिक काम करोगे, तुम्हें कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें इतना इक्ता देते हैं, इतना जमीन देते हैं, इससे पैसे वसूल कर लें। और ये हमें दिल्ली सल्तनत की प्रशासन के बारे में बताती है, भाई दिल्ली सल्तनत में क्या था। ऐसे ही इन्होंने एक सरकारी अखबार, आप एक तरीके से कह सकते हो, वो निकलवाया जिसका नाम है ताज उल मासिर, ताज उल मासिर। थोड़े से अरबी फारसी के शब्द हैं इसमें क्योंकि ये लोग वहीं से आए थे। ताज उल मासिर ये एक तरीके से दिल्ली सल्तनत का पहला सरकारी संकलन था, सरकार की तरफ से या कह सकते हो राजा की तरफ से लिखा गया। और इसको लिखने वाले जो थे हसन निजामी, हसन निजामी, इन्होंने इसको लिखा। उसके बाद एक बहुत बड़े लेखक जिनका नाम है अमीर खुसरू, वो बहुत सारी पुस्तक लिखेंगे और उनके लेख से हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है। अमीर खुसरू दिल्ली सल्तनत के एक महान व्यक्तियों में से एक हैं जो भारत में संस्कृति, सूफी धर्म, उससे जुड़े हुए काम करेंगे और साथ में भारत के बारे में बताएंगे। तो उनकी पहली जो पुस्तक है वो है आसिका। आसिका नाम से ही पता चल रहा है कोई प्रेम कहानी होगी। तो आसिका एक प्रेम कहानी है जिसमें देवल देवी, देवल देवी प्रेमिका
और देवल देवी से जो प्यार करता है उसका नाम है खिज्र खां। राजा का एक राजकुमार। इसके द्वारा ये बताते हैं कि भारतीय समाज में क्या क्या चीजें चलती थी, क्या महिलाओं को आजादी थी या नहीं थी। ये सारी बातें अमीर खुसरो आशिका में बताते हैं। इसके अलावा अमीर खुसरो भारत की जलवायु को समझने के लिए भी एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है नू सिपैहर। नू सिपैहर। इसके द्वारा वो भारत की जलवायु का जिक्र करते हैं, कब यहाँ बरसात होती है, मानसून कैसे आता है, साथ में भारत की प्रकृति कैसी है, पानी सही है या नहीं है, तापमान कैसा रहता है, ये सारी बातें हमें होती। तो नू सिपैहर जलवायु और प्रकृति की बात करता है। और साथ में अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का काल देखा था और ये एक बार अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी गए थे युद्ध में। खजायन उल फतू, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताते हैं खजायन उल फतू, इस बुक में बताते हैं और बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कन का अभियान किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कन का अभियान किया। अलाउद्दीन खिलजी, जिसे हम खिलजी वंश में पढ़ेंगे, एक बहुत बड़ा शासक जो दिल्ली सल्तनत पर काफी ज्यादा प्रभाव डालेगा। इसके बारे में बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कन का अभियान किया और मैं भी उनके साथ साथ। साथ में एक और बात जो इन्होंने तुगलक डायनेस्टी या तुगलक वंश के साथ की, उसके लिए इन्होंने एक बुक लिखी, तुगलकनामा। तुगलकनामा नाम से ही पता चलता है तुगलक वंश के बारे में होगी। और तुगलक वंश के एक राजा गयासुद्दीन तुगलक, जिनके साथ ये रहे थे, गयासुद्दीन तुगलक, उनके बारे में बात बताते हैं। तो अमीर खुसरो एक फेमस राइटर जिनकी 4 बुक हमने देखी, आशिका जिसमें देवल देवी और साथ में खिज्र खां की प्रेम कहानी, दूसरी नू सिपैहर जलवायु और प्रकृति के बारे में भारत की, खजायन उल फतेह अलाउद्दीन खिलजी का दक्कन अभियान और तुगलकनामा गयासुद्दीन तुगलक। ये सारी पुस्तक हमें दिखती हैं। और एक दिल्ली का सुल्तान जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, वो अपनी आत्मकथा लिखेगा। आत्मकथा का मतलब होता है खुद लिखना, वो किसी से लिखवाएगा नहीं, खुद अपनी आत्मकथा लिखेगा। और फिरोज शाह एकमात्र दिल्ली सुल्तान है जो अपने बारे में खुद बताएगा। और सबके बारे में ये सारे लेखक बता रहे हैं, लेकिन वो खुद बताता है। और इसे कहते हैं फतुआत ए फिरोज शाही। फतुआत का मतलब फारसी भाषा में होता है आत्मकथा। फतुआत ए फिरोज शाही, फिरोज शाही से नाम से पता चल रहा है कि भाई फिरोज शाह ने लिखी होगी। तो फिरोज शाही एकमात्र सुल्तान जो अपनी आत्मकथा लिखेगा, जो आत्मकथा लिख रहा है। और इसमें बताएगा कि भाई मैं कैसे रूल करता था, क्या क्या चीजें मैंने की, वो सारी बातें फिरोज शाह तुगलक हमें बताएगा। तो ये हमने कुछ स्रोत जाने जिनके द्वारा हमें पता चल सकता है कि भाई दिल्ली सल्तनत में क्या है।
और इसीलिए हमें मुगल काल और दिल्ली सल्तनत के बारे में ज्यादा पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे लेखक बहुत है, हर चीज को लिख दिया गया है। और लिखने का फायदा ये है कि हमारे पास वो पढ़ने से हमें समझ आता है कि भाई क्या क्या चीजें उस समय चल रही हो। तो ये इनके कुछ स्रोत हैं, जो फेमस स्रोत हैं। अब बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के कुछ सुल्तानों की। सबसे पहली दास वंश, और दास वंश के पहले राजा हमें जो दिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दिल्ली सल्तनत मध्यकाल का पहला फेज, और उसमें पहला जो वंश होगा वो जो वंश है उसका नाम है दास वंश, क्योंकि ये मोहम्मद गौरी के दास थे। दास वंश, और दास वंश में जो पहला रूलर होगा उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला रूलर। ऐबक ऐबक जी गद्दी पे बैठेंगे 1206 से 10 तक। ये बहुत शरीफ आदमी है, काफी उदार, सबके साथ मिलजुल के रहेंगे, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। साथ में अपने आप को कभी सुल्तान नहीं बोलेंगे, बोलेंगे मैं तो बस सेवक हूं। और अपने खलीफा जिसने इन्होंने बनाया मोहम्मद गौरी, उसके प्रति एक तरीके से सम्मान व्यक्त करेंगे। इसकी वजह से ही इतने शरीफ और उदार होते थे, इसलिए इनको कई बार बोला जाता था लाख बख्श, कि भाई लाखों में एक होता है ऐसा बख्श, ऐसा इंसान, बहुत उदार, बहुत संयम। और इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, राजधानी इनका बना, वहीं से रूल करते थे। और सुल्तान की उपाधि बिल्कुल ग्रहण नहीं, बोली नहीं मैं कहाँ सुल्तान, सब तो मेरे आका का है, सुल्तान उपाधि नहीं। बोले नहीं, मैं सुल्तान की उपाधि नहीं लूं। और अपने आप को बोला सिपह सलार, कि मैं तो सिपाही हूं उनका, सिपह सलार, इस नाम से अपने आप को जानो। और साथ में गाना गाने का बहुत शौक था, तो सुरीला गाते थे, संगीत में काफी आगे, इसलिए इनको कई बार बोला जाता था कुरान खां, कि भाई क्या सुरीला गाते हैं, इतना सुंदर गाते हैं, कुरान खां। तो इन्होंने सबके साथ आपसी मेलजोल, आपसी भाईचारे से नेतृत्व संभाला। बहुत उदार आदमी, कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं बोला, इसलिए लाख बख्श राजधानी लाहौर बनाई, सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, खलीफा के नाम पे चलाया, और अपने आप को सिपाही सलार, कि मैं उनका सिपाही हूं। सुरीला गाते थे इसलिए कुरान खां। और वैसे ये संस्थापक हैं दिल्ली सल्तनत के, ये प्रथम राजा हैं, इसलिए संस्थापक भी कहे जाएंगे। और फिर उसके बाद 1210 में एक खेल खेल रहे थे, पोलो, जिसमें घोड़ों पे चढ़कर एक बॉल को डंडे से मारा जाता है। मार रहे थे एक दिन घोड़े से, लेकिन बॉल तो लगी नहीं, खुद ही गिर गए। तो घोड़े से गिरे, सिर जमीन में जाके लगा, और जमीन में जाके जब सिर लगा
थोड़ा सा खून तो बहेगा, तो खून थोड़ा ज्यादा बह गया और इनकी मृत्यु हो गई। 2010 में इनकी मृत्यु हो गई। पहले दिल्ली सल्तनत के सुल्तान का अंत हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दूसरे जो सुल्तान बने वो थे इल्तुतमिश, जो शक्तिशाली थे। इल्तुतमिश बिल्कुल नहीं बोले कि मैं राजा के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें, बोले ऐसा कुछ नहीं, मैं तो अपने हिसाब से सारी चीजें करूंगा। खलीफा ठीक है, उस खलीफा का मैं सम्मान करता हूं, उन्होंने हमें वंश दिया, लेकिन मैं अपने हिसाब से सारी चीजें करूंगा। तो इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का। इल्तुतमिश 1211 से 36 तक भारत में शासन करेंगे। और काफी अच्छे से अपना शासन चलाएंगे। 1211 से 36, लगभग 25 साल इनका शासन रहेगा। और इन्हें इसीलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, रियल फाउंडर। मतलब जो एक राज्य को चलाने के लिए चीजें चाहिए, वो सारी चीजों का विकास इन्होंने किया। और इन्होंने एक समूह का निर्माण किया जिसका नाम है तुर्क ए चहलगानी। तुर्क ए चहलगानी। चहलगानी का मतलब 40 लोग। 40 लोगों का एक समूह बनाया। और ये 40 जो लोग थे काफी सशक्त थे, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया था। ऐसे थे जैसे आज के एनएसजी कमांडो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, काफी एक्सपर्ट। ऐसे इन्होंने 40 लोगों को सशक्त किया और इनको अपना अमीर बनाया। अमीर मतलब प्रशासक, सिविल सर्वेंट। और ये प्रशासक ऐसे थे जो राजा के लिए जान देने को तैयार थे। तो ये बिल्कुल आईएएस की तरह थे, राजा के लिए सारी चीजें करने। तो इन्होंने प्रशासन की नींव डाली। इनके समय मंगोल का एक शासक, मंगोल का शासक चंगेज खां। मंगोल वाले लोग काफी ज्यादा खतरनाक होते थे लड़ने में, और जिस देश पे चाहे उस देश पे नियंत्रण करते थे। तो इनके समय मंगोल एक शासक चंगेज खां एक साम्राज्य ख्वारिज, ख्वारिज एक साम्राज्य था, और वहां का एक राजकुमार मंगवर्नी, मंगवर्नी इल्तुतमिश के पास आया और बोला भैया मुझे शरण दे दो, वरना मेरे को चंगेज खां मारेगा। लेकिन इल्तुतमिश ने बोला देखो भैया, भारत की जलवायु आपके अनुकूल नहीं है, एक तरीके से शरण नहीं। इसलिए बोला जाता है कि इतने चालाक भी थे, क्योंकि अगर शरण देते तो चंगेज खां भारत आता, तो भारत को चंगेज खां या मंगोल अटैक से बचा लिया। तो अभी भारत में मंगोल अटैक से बच गए, वरना मंगोल वाले लोग काफी ज्यादा अटैक करते थे, और एक बार शुरू हो गए तो इनसे बचना बहुत मुश्किल था। इससे इन्होंने बचा ली। साथ में अर्थव्यवस्था के स्तर पर कुछ सिक्के चलाएंगे, सोने के भी। सोने का जो इनका सिक्का होगा उसे कहा जाएगा टंका। टंका चलाएंगे सोने का। साथ में तांबे का भी एक सिक्का चलाएंगे जिसका नाम है जीतल। तो इनके यहां सोने के सिक्का टंका, तांबे का जीतल। साथ में
सिक्कों पर नाम लिखवाएंगे, तिथि भी अंकित करवाएंगे, और जहां पर सिक्का बनता है उस टकसाल का नाम भी। टकसाल मतलब सिक्के वाली जगह, जहां पर सिक्के बनते हैं उस सिक्के पर पूरा नाम भी लिखवाते हैं। जैसे अभी गवर्नर के साइन होते हैं सिक्के पे, आरबीआई लिखा होता है, रिजर्व बैंक गवर्नर, ऐसे ही इनके यहाँ जो टकसाल था इनका आरबीआई था, वहीं से सिक्के जारी होते। साथ में ये राजधानी लाहौर से दिल्ली लेके आते हैं। अब इनकी राजधानी दिल्ली है, इसी के बेस पे इसको दिल्ली सल्तनत भी कहते हैं। साथ में एकता व्यवस्था जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कर दिया, उसको और मजबूत करते हैं। एकता व्यवस्था जो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है, जमीन भू राजस्व से जुड़ा हुआ। और इनके समय ही भारत में मकबरा बनना स्टार्ट होगा। मकबरा मतलब राजा लोग जब उनकी डेथ हो जाती थी तो उसके बाद जहां उन्हें दफनाया जाता था वहां पे मकबरा, जैसे हुमायूं का मकबरा दिल्ली में काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन भारत में पहला मकबरा इनके समय ही बनेगा, जिसका नाम है सुल्तानगढ़ी का मकबरा, दिल्ली में। सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत का पहला मकबरा। वो गुम्बद सा होता है, उसके ऊपर एक छाया सी होती है, वही इनके यहाँ है। और ये भारत का पहला है कि नया कल्चर भारत में आया। ये सारी चीजें इल्तुतमिश करवाते हैं। साथ में अपने दरबार में ईरानी रीति रिवाजों को चलाया। उस टाइम ईरान के शासक काफी ज्यादा फेमस थे और यही खलीफा होता था, इनको भी चलवाया। शिक्षा के लिए मदरसा की स्थापना की, जो धार्मिक शिक्षा एक तरीके से दे सकता था। आज भी जैसे बहुत सारे मदरसा है, तो मदरसा बनवाए, उनकी स्थापना की शिक्षा के लिए। और कुतुबुद्दीन ऐबक जिस कुतुब मीनार को बनवा के गए थे उसकी मरम्मत भी करवाई। इतनी ऊंची मीनार, कई बार कुछ बरसात की वजह से चीजें हो जाती है तो उसको भी मरम्मत करवाए। ये सारी चीजें इल्तुतमिश ने करवाई। तो वास्तविक संस्थापक तुर्क ए चहलगानी, 40 लोगों का दल, साथ में मंगोल के शासक चंगेज खां से भारत को बचाया, शरण नहीं दी ख्वारिज के राजकुमार मंगवर ने। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सोने का टंका, तांबे का जीतल, साथ में टकसाल पर सिक्के वाली जगह का नाम, दिल्ली को राजधानी, एकता व्यवस्था को मजबूत किया। पहला भारत का मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा इनके समय बना। दरबार में ईरानी रीति रिवाज, शिक्षा के लिए मदरसा, कुतुब मीनार, ये सब करवाए। एक और खास बात, जब इनकी मृत्यु थोड़ी नजदीक आई और इन्हें लगा अब मैं जाने वाला हूं, तो सवाल उठा कि शासक कौन। इनके लड़के भी थे, लड़की भी थी, लेकिन इन्हें अपने लड़कों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। इसलिए ये अपनी गद्दी पर अपनी बेटी को बैठाना चाहते थे, जिनका नाम था रजिया सुल्तान। तो इन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में रजिया सुल्तान को चुना। लेकिन कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, खासकर धार्मिक लोग जो उलेमा थे उनको पसंद नहीं आई। मौलवी जो थे उन्होंने इस चीज का विरोध किया, लेकिन इसने फिर भी रजिया सुल्तान को अपनी गद्दी पर बैठाया और उसे लगा रजिया से अच्छा कोई मेरा नेतृत्व नहीं कर सकता। तो रजिया सुल्तान 1236 से 40, लगभग 4 साल
भारत में गद्दी पर बैठती है और पहली महिला दिल्ली सल्तनत और एकमात्र महिला भी जो राजा की गद्दी पर बैठी। रजिया गद्दी पर बैठी है, लेकिन दो वर्ग, एक तरफ अमीर मतलब प्रशासक, दूसरी तरफ उलेमा। अमीर चाहते हैं कि भाई हमारा नियंत्रण हो, उलेमा चाहते हैं हमारा नियंत्रण हो। और उलेमा धार्मिक समूह के रूप में काम करता है और ये प्रशासन। इन दोनों को अच्छा नहीं लग रहा है कि रजिया सुल्तान बैठ गई गद्दी पे। अमीर तो भी मान जा रहे हैं कि प्रशासक हैं, थोड़ी सी सोच होती है, लेकिन उलेमा और नहीं मान रहे। तो रजिया जैसे ही गद्दी पे पहुंचती है, उलेमा वर्ग थोड़ा सा विरोध करवाते हैं, और जब ये विरोध करता है तो रजिया लाल कुर्ता पहनकर बिल्कुल पुरुष की वेशभूषा में आ जाती है और जनता से पूछती है कि बताइए, क्या आपको मेरे में सुल्तान की कमी दिखती है या नहीं। तो जनता ने बोला हमें कोई कमी नहीं दिखती, तुम ही हमारी सुल्तान हो। तो रजिया एक तरीके से जनता की न्याय की वजह से बन जाती। रजिया बिल्कुल ऐसे व्यवहार करने लग जाती जैसे पुरुष हो, कोई पर्दा नहीं रखती, इसका त्याग, और बिल्कुल पुरुष की तरह एक तरीके से रूल करती है। इसके बाद जो उलेमा वर्ग है उनसे टकराव रजिया का शुरू हो जाता है। रजिया उलेमा वर्ग को प्रशासन में भी भागीदारी नहीं देती क्योंकि उसे डर रहता है, और वो हिंदू लोगों को और कुछ गैर तुर्की लोगों को आगे लाती है कि भैया अमीर वर्ग में ये होंगे, उनको एक तरीके से आगे लाती है और प्रशासन में भी इन उलेमा वर्ग को दूर कर देती है। इससे उलेमा वर्ग और नाराज हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक विद्रोह करवाया जाता है और इस विद्रोह में रजिया मारी जाती है। तो रजिया मारी जाती है क्योंकि विद्रोह में फंस जाती है। और ये सब चीजें उलेमा वर्ग ने करवाई। फिर बाद में एक लेखक उस टाइम का मिन्हाज, वो एक बात बोलता है कि रजिया वैसे नेतृत्व करने वाली बहुत अच्छी थी, लेकिन एक महिला होना उसका सबसे बड़ा अवगुण बन गया। उसका सबसे बड़ा अवगुण बन गया। अगर वो महिला नहीं होती तो काफी रूल करती, और इन उलेमा वालों ने कोई समझौता नहीं, इसलिए रजिया को मरवा दिया गया। तो रजिया वैसे नेतृत्व के मामले में काफी सशक्त थी, नेतृत्व करना जानती थी, लेकिन उलेमा वर्ग नहीं चाहता था कि कोई महिला नेतृत्व करे, क्योंकि ये कुरान को, इस्लाम को, इस सब चीजों को मान। उसके बावजूद भी रजिया ने नेतृत्व संभाला, दिल्ली की जनता से अपने न्याय की मांग की, दिल्ली की जनता ने उसे सपोर्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी उलेमा वर्ग से नहीं बनी और अंत में मारी गई। लेकिन जब तक रजिया ने चलाया, सही से प्रशासन संभाला, इतने सारे विद्रोह होने के बावजूद भी रजिया झुकी नहीं। और उसके बाद जितने भी सुल्तान हुए वो गुटबाजी की वजह से हुए, मतलब उलेमा वर्ग अपने फायदे के लिए सुल्तान बना रहे थे। ऐसा नहीं था कि सुल्तान की ताकत मजबूत थी, सुल्तान की ताकत कमजोर हुई, और रजिया के बाद काफी ज्यादा दिल्ली सल्तनत में गिरावट आई। कोई बड़ा सुल्तान नहीं मिला जो नेतृत्व कर सके, और यही बात इल्तुतमिश ने कही थी और वो बात साबित हुई। तो कल हम और जो शासक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और कल ही जानेंगे एक बड़े शासक बलवन के बारे में।
दास तथा का बलवंत, गरीबी परिवार से जुड़ा हुआ, धीरे धीरे मेहनत करके एक राजा के पद तक पहुंचेगा। तो ये आज की क्लास थी। अगर